नमस्कार दोस्तों, महापुरुषों के जीवन से जुड़ी मोटिवेशनल कहानियों के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कोई भी नई कहानी आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों, मोटिवेशनल स्टोरीज की सीरीज में आज हम बात करेंगे पृथ्वीराज चौहान की, जो एक बहादुर राजपूत थे। वह अजमेर और दिल्ली के राजा थे। वह अपनी प्रजा के भलाई के लिए कुछ भी कर सकते थे। उनके राज्य में सभी खुशहाल थे और उनसे बहुत प्यार करते थे। परंतु कन्नौज का राजा जयचंद उनसे बहुत शत्रुता रखता था। उसकी नजर दिल्ली के सिंहासन पर थी। उसे प्राप्त करने के लिए उसने कई बार पृथ्वीराज चौहान से युद्ध किया, परंतु हर बार उसे पराजय का मुंह देखना पड़ा। उसका बस चलता तो वह पृथ्वीराज और उसके सारे परिवार को सदा के लिए नष्ट कर डालता। दिल्ली के सिंहासन के साथ साथ उसकी शत्रुता का एक और भी कारण था। पृथ्वीराज उसकी बेटी संयोगिता को बचपन से चाहते थे। बड़े होने पर वह उसे ही अपना जीवन साथी बनाना चाहते थे, पर जयचंद इसे सहन न कर सकता था। संयोगिता भी मन ही मन में पृथ्वीराज को अपना पति मान चुकी थी, इसलिए अपने पिताजी से उनकी हमेशा अनबन रहती थी। संयोगिता बहुत ही साहसी और समझदार राजकुमारी थी। उन्होंने कई बार अपने पिताजी को इशारों में संकेत दिए थे कि वह पृथ्वीराज के अतिरिक्त और किसी से भी विवाह न करेंगी, परंतु जयचंद की जिद के कारण उनकी एक भी ना चल सकी थी। जयचंद ने एक दिन सोचा कि वह संयोगिता का विवाह जल्द से जल्द किसी और से करा दे। इसके लिए उसने संयोगिता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया और उसे आदेश दिया कि वह अपने लिए पति चुन ले। उस स्वयंवर में उसने कई देश के शक्तिशाली राजाओं को निमंत्रण भेजे, परंतु पृथ्वीराज को न बुलाया। निमंत्रण पाकर बहुत से राजा कन्नौज पहुंच गए। पृथ्वीराज भी अपने कुछ बहादुर सिपाहियों के साथ भेष बदल कर वहां पहुंचे। पृथ्वीराज का अपमान करने और अपनी बेटी संयोगिता को सबक सिखाने के लिए जयचंद ने पृथ्वीराज की एक मूर्ति बनवा ली थी, जिसे उसने सभा के द्वार पर द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया था। सभी राजा उसे देखकर हंसते हुए अंदर जाते थे। पृथ्वीराज मूर्ति के पास ही छिपे हुए थे। वह यह सब देख रहे थे और उचित समय की प्रतीक्षा कर रहे थे। जब संयोगिता अपने हाथों में वरमाला लिए उस सभा में आई तो सभी का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो गया। उस समय वह स्वर्ग कि कोई अप्सरा लग रही थी। सभी राजाओं के दिलों में तीव्रता से इच्छा पैदा हुई कि संयोगिता उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, पर संयोगिता एक एक करके सभी के पास से गुजर आईं। उनकी बहुत सारी सखियां उनके साथ थीं। होते होते संयोगिता द्वार तक आ गईं और उन्होंने अपनी वरमाला पृथ्वी की मूर्ति के गले में डाल दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। पृथ्वी वहीं पर छिपे खड़े थे। उन्होंने तुरंत संयोगिता को उठाकर अपने घोड़े पर बैठा लिया और तेजी से निकल गए। जब सभी को पता चला तो जयचंद की सेनाओं और बहुत से राजाओं ने उनका पीछा किया, परंतु पृथ्वी के साथ आए बहादुर सिपाहियों ने उनका रास्ता रोक लिया और वे तब तक लड़ते रहे जब तक पृथ्वीराज संयोगिता को लेकर दिल्ली नहीं पहुंच गए। जयचंद बहुत तिलमिलाया, पर वह इतना शक्तिशाली नहीं था कि दिल्ली पर आक्रमण करता, इसलिए वह सब्र का घूंट पी कर रह गया। अब वह अपना एक एक क्षण पृथ्वी से अपने अपमान का बदला लेने की सोच में व्यतीत करता रहता। उन्हीं दिनों गजनी के सुल्तान मोहम्मद गौरी ने पश्चिमी दिशा से अपने देश पर आक्रमण कर दिया।
उसकी सेनाएं काफी तेजी से बढ़ती आईं, परंतु पृथ्वी ने अपनी वीरता और रण कौशलता से न सिर्फ उसकी सेनाओं को मात दी, बल्कि मोहम्मद गौरी को भी बंदी बना लिया। मोहम्मद गौरी बहुत ही चतुर और कुटिल सुल्तान था। वह हर पल अपना कथन बदल लेता था। उसने गिड़गिड़ा कर पृथ्वी से माफी मांगी और फिर कभी दिल्ली न आने का वचन दिया। पृथ्वी बहुत उदार थे। वह अपने दुश्मनों को कड़ी सजा तो देते थे, पर उन्हें माफ भी कर देते थे। परंतु मोहम्मद गौरी के दिल में अपनी हार का बहुत गम था। वह आए दिन नित्य नई चालें चलता रहता था। दूर दूर के छोटे छोटे राजाओं से उसका राज्य छीनते हुए वह अपने आप को सुदृढ़ करता रहा और अपनी शक्ति बढ़ाता रहा। उसने एक बार फिर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और एक बार फिर पृथ्वी ने उसकी सेनाओं को और उसके छक्के छुड़ा दिए और फिर से उसे बंदी बना लिया गया। परंतु पृथ्वीराज का हृदय बहुत कोमल था। उन्होंने फिर से उसे आजाद कर दिया। इस तरह मोहम्मद गौरी ने 17 बार बहुत विशाल सेनाएं लेकर पृथ्वी पर आक्रमण किया और हर बार हार का मुंह देखा। आसपास के सभी राजा इन लड़ाइयों में पृथ्वीराज के झंडे तले लड़ रहे थे, पर जयचंद अलग अलग ही रहा। वह तो अपमान की अग्नि में जल रहा था। वह किसी भी तरह पृथ्वी से अपना बदला लेना चाहता था। वह यह भी जानता था कि पृथ्वी दिन प्रतिदिन शक्तिशाली होते जा रहे हैं। उनसे टकराना कोई साधारण बात नहीं थी। इसलिए उसने एक चाल चली। उसने मोहम्मद गौरी से संपर्क किया और उसे वचन दिया कि यदि वह इस बार दिल्ली पर आक्रमण करेगा तो वह ऐसी चालें चलेगा और उसकी इतनी सहायता करेगा कि पृथ्वी उसका सामना न कर सकेगा। बदले में उसने दिल्ली का राज्य मांगा। मोहम्मद गौरी तो इसी अवसर की ताक में था। उसने एक बार फिर दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। पृथ्वी की सेना बड़ी कुशलता से लड़ रही थी कि पीछे से जयचंद ने अपने दूसरे तरफ से गौरी की अन्य फौजों ने आक्रमण कर दिया। पृथ्वी की सेना बट गई। वह अब 3 मोर्चों पर लड़ रही थी, परंतु इस बार मोहम्मद गौरी की मिलीजुली सेना से लोहा न ले सकी। अंत में पृथ्वी को हार का सामना करना पड़ा और इस बार गौरी उसे बंदी बनाकर अपने साथ गजनी ले गया। मोहम्मद गौरी का दरबार लगा हुआ था। सुल्तान तख्त पर बैठा था। तभी पृथ्वी को बंदी बनाकर वहां लाया गया। मोहम्मद गौरी उन्हें देखकर हंसकर कहने लगा, मुझे तुमसे अपनी 17 बार की हार का बदला लेना है। बताओ कैसे लूं? पृथ्वीराज ने अपनी कड़कड़ाती आवाज में कहा, 17 बार क्यों छोड़ा, इस बात की सजा देकर। मोहम्मद गौरी कहने लगा, तुम सचमुच अंधे राजा हो जो इतने खतरनाक शत्रु को पहचान न सके। एक सांप को तुमने 17 बार जाने दिया। एक बार तो वह डस ही लेगा ना। तुम्हें यह सब कुछ दिखाई नहीं दिया तो तुम्हारी इन मोटी मोटी आंखों का क्या लाभ। तुम्हारी सबसे पहली सजा तो तुमसे तुम्हारी आंख छीन लेना है। तब उसने आदेश दिया कि पृथ्वी की आंखों को जला डाला जाए। पृथ्वी से उसकी आंखें छीन ली गईं और वह हमेशा के लिए अंधे हो गए। पर वह बहादुर थे। मोहम्मद गौरी को वह किसी भी सूरत में अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार न थे। चंद्र बरदाई उनके बचपन के मित्र थे। वह एक कवि थे और उन्होंने पृथ्वी के बचपन से लेकर आज तक की घटनाओं पर बहुत सी कविताएं लिखी थीं। जब उन्हें पता चला कि पृथ्वी से उनकी आंखें छीन ली गई हैं, तो
उनसे रहा नहीं गया और एक मुसलमान फकीर के भेष में वह गजनी आ पहुंचे। जब एक दिन गौरी एक जंगल में तीर चलाने का अभ्यास कर रहा था तो वह फकीर के भेष में वहां आ गए और उसके अभ्यास को बड़ी देर तक देखते रहे। अभ्यास के बाद सुल्तान उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया और पूछने लगा, आपको मेरा निशाना कैसा लगा? जयचंद्र ने कहा, अच्छा था, परंतु पृथ्वीराज के मुकाबले का नहीं। आप अपने तीर से इस पेड़ को नहीं छेद सके और पृथ्वीराज चौहान बिना नोक के तीर से लोहे की ढाल में छेद कर सकता है। मोहम्मद गौरी ने कहा, नामुमकिन। चंद्रबरदाई ने कहा, मुमकिन है सुल्तान। अब जबकि उसकी आंखें भी नहीं हैं, तब भी वह किसी आवाज को सुनकर उस पर तीर चला सकता है। मोहम्मद गौरी बहुत देर तक सोचता रहा, फिर कहने लगा, मैं आजमाऊंगा, मगर आपकी बात अगर गलत निकली तो आपको मरने के लिए तैयार रहना चाहिए। तब चंद्रबरदाई ने कहा, मुझे पृथ्वीराज से मिलने का अवसर दीजिए, मैं उसे इस बात पर राजी कर लूंगा कि इस इम्तिहान के लिए तैयार हो जाए। मोहम्मद गौरी यह अच्छी तरह से जानता था कि पृथ्वीराज उसकी कोई बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने उस फकीर को पृथ्वी से मिलने की इजाज़त दे दी कि वह उसे इस बात के लिए राजी करा ले। चंद्रबरदाई बंदी गृह में पृथ्वीराज से मिले और उन्हें अपनी सारी योजना समझा दी। अगले दिन जब पृथ्वीराज को दरबार में लाया गया और तीर कमान देकर एक जगह बैठा दिया गया तो चंद्र ने खड़े होकर कहा, पृथ्वीराज किसी भी आवाज पर तीर चलाने के लिए तैयार है, परंतु क्योंकि वह एक बादशाह है, किसी साधारण व्यक्ति की बात नहीं मानेंगे। इसके लिए सुल्तान को स्वयं ही उसे आदेश देना होगा और बहुत ऊंची आवाज में कहना होगा कि अब वह तीर चलाए। सुल्तान मान गया। अपने तख्त पर बैठे बैठे उसने पृथ्वी को ललकार कर कहा कि वह अपना तीर चलाए। पृथ्वीराज तो सचमुच ही किसी भी आवाज पर अपना तीर चला सकता था। उसने अपना निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। तीर सीधा गौरी के गर्दन में जा धंसा। एक जोरदार चीख सुनाई दी। चीख सुनकर पृथ्वीराज जोर से हंसे और कहने लगे, गद्दार, तुम्हें अपनी मौत मिल गई, तुम्हारी यही सजा थी। मेरा बदला आज पूरा हो गया। उसी वक्त चंद्र बरदाई पृथ्वीराज के पास आ गए। उन्होंने एक खंजर निकाला और कहा, पृथ्वी, इससे पहले कि हमें यहाँ दुर्गति से मारा जाए, आओ हम भी अपनी मौत को गले लगाएं। दोनों ने एक दूसरे को खंजर मार डाला। मरते समय चंद्र चिल्ला उठे, पृथ्वीराज चौहान कभी किसी से नहीं हारेगा, आज भी वह जीत गया। तो दोस्तों, ये मोटिवेशनल स्टोरी अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, क्योंकि आपके कमेंट करने से हमें कुछ नया और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपने हमारा पूरा वीडियो देखा तो।